और चलिए, भ्रष्टाचार के मामले में पन्ना जिले के एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। देवेंद्र नगर के थाना प्रभारी ज्योति सिकरवार और सिपाही अमर सिंह को सीधे निलंबित कर दिया गया। इनके खिलाफ विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है। आपको बता दें कि एफआईआर में धाराएं बढ़ाने के एवज में फरियादी विनोद यादव से इन्होंने 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इस केस में लोकायुक्त पुलिस ने दोनों को ट्रैप किया था। ट्रैप के दौरान पुलिस और लोकायुक्त में झड़प हुई। इसी का फायदा उठाकर आरक्षक और थाना प्रभारी मौके से फरार हो गए। लोकायुक्त सागर में डीएसपी श्री राजेश खेड़े और उनकी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और उनके प्रतिवेदन के आधार पे आरक्षक अमर बागरी और निरीक्षक ज्योति सिंह सिकरवार दोनों को लोकायुक्त के प्रकरण के संबंध में निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी ने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का मुद्दा उठाया है। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का कमिटमेंट किया था। इसके बावजूद सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। शिवरतन ने पूछा कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में 17,629 कर्मचारी अनियमित काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को नियमित कब किया जाएगा, जिस पर जवाब देते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि घोषणा पत्र में हमने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान रखा था। शासन स्तर पर सभी विभागों से अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। सरकार वित्तीय संसाधन आकलन का जल्द से जल्द फैसला लेगी। ये उन्होंने कहा है कि यानी 4 साल सरकार के पूरे हो गए हैं, लेकिन कम से कम ये मान रहे हैं कि उन्होंने ये बात कही थी। अब देखिए ये बात कब पूरी होती है। 17,211 कर्मचारी अनियमित नियमित संविदा में काम कर रहे हैं। एक तो सारे कर्मचारियों की संख्या संयुक्त तो बता दीजिए, मैंने पूछा था अलग अलग। आप ये बता दीजिए इन कर्मचारियों को कब तक नियमित कर देंगे या नहीं करेंगे। घोषणा पत्र का सवाल है, इसमें ये प्रावधान हमने रखा था कि विभाग की तरफ से भी जो मांग गई है कि इनको हम नियमित करना चाहते हैं, तो वित्तीय प्रावधान और वित्तीय प्रबंधन होने के बाद में शासन इस पे विचार कर रही है, उस पे निर्णय होगा। तो टीएस सिंहदेव ने कहा कि शासन इस पर विचार कर रही है। इधर सदन में अजय चंद्राकर ने आज प्रश्नकाल के दौरान 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए चयनित खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को पारिश्रमिक नहीं मिलने का मामला उठाया। चंद्राकर ने पूछा कि 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए कितने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का चयन हुआ, खिलाड़ियों को किन किन खेलों में कहां और कितना प्रशिक्षण दिया गया। खेल आयोजन के लिए 35 लाख स्वीकृत हुआ, लेकिन 1,88,000 खर्च हुआ, तो बाकी पैसा कहां चला गया। इस पर मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि ओलंपिक संघ प्रपोजल मंगाया गया है, उसके आधार पर भुगतान किया जाएगा। बृजमोहन ने यह कहा कि ओलंपिक संघ ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी जांच कराई जानी चाहिए। बहुत से खिलाड़ियों को अब तक पैसा नहीं मिला है। मंत्री ने सभी को पैसा दिए जाने का आश्वासन दिया है। कि कितने खिलाड़ी थे और उनमें से कितने का चयन किया गया और उन कोचिंग चयन करने वाले लोगों की योग्यताएं क्या थी और उनके प्रशिक्षण के लिए कितने दिन का कैंप लगाया गया। 1,88,580 रुपये। तो 1,88,580 रुपये खर्च आपने परिशिष्ट में दिया है, तो बाकी पैसा किस मुद्दे पर खर्च किया गया ये बता दीजिए। भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी, कोच, मैनेजर के लिए यात्रा 3,70,000, प्रशिक्षण शिविर, कोच, मैनेजर इनकी नियुक्ति के लिए 25 लाख, इस तरह से 35,58,000 की राशि वितरण की गई। ये आखिरी प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, फिर से मैं कह रहा हूं, ओलंपिक संघ के डिमांड पे ये राशि वितरण की गई है। तो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी बनने के बाद आपको बता दें कि बात करेंगे। प्रभारी बनने के बाद कुमारी शैलजा ने आज पार्टी के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की पहली बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने सभी पदाधिकारियों से संगठन विस्तार के बारे में जानकारी ली। साथ ही इस साल होने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए। हम
2023 में प्रवेश कर चुके हैं। सभी मोर्चा प्रकोष्ठों को पहली बार बैठक लिए और हम सब लोगों ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। साथ टाइम में हम सब के साथ 1 घंटा रही और हमारी सब बातों को उन्होंने गंभीरतापूर्वक सुनी। आगामी 2023 का जो चुनावी रणनीति बच चुकी है, इस दिशा में लगातार हमको काम करना है और संगठन को हमारा बूथ स्तर तक काम करने के लिए एक हिदायत और निर्देश भी दिया है। निश्चित तौर पे जो 26 जनवरी को हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को एक बेहतरीन ढंग से सफल बनाना है। माननीय महासचिव की बातचीत हुई, बहुत सारे सुझाव आए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने स्तर पर, संगठन स्तर पर और जिला स्तर पर पूछी हैं। नियुक्तियों के बारे में कुछ सुझाव आए और आने वाले हाथ से हाथ जोड़ो वाले कार्यक्रम है, सरकार की योजनाओं को कहां तक लेके जाना है, इसके लिए लगातार वो आती रहेंगी और हमारा उत्साह बढ़ाती रहेंगी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर नियुक्तियां पूरी कर ली जाएं और जो ट्रेनिंग कैंप है वो जल्द ही जल्द शुरू किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर भाजपा के सांसद और विधायक कल 2 से 5 बजे राजधानी अंबेडकर चौक पर धरना देंगे। भाजपा नेताओं का कहना है कि आरक्षण के नाम पर कांग्रेस जनता से सिर्फ खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश में जल्द से जल्द आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आरक्षण विधेयक पर चल रहे बवाल पर बयानबाजी जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में आयोजित महारैली में कहा है कि साल और महीना बदल गया, लेकिन बिल पर हस्ताक्षर नहीं हुआ। राज्यपाल आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आरक्षण पर मुख्यमंत्री के आरोपों पर पलटवार किया है। आरक्षण को लेकर केवल और केवल राजनीति कर रही है, उनकी नीयत ही नहीं है। 58% को वो उच्च न्यायालय में बचा नहीं पाए। जिन लोगों ने आरक्षण को लेकर चुनौती दी, उन्हें पदों से नवाजा, तो कांग्रेस सरकार केवल राजनीति कर रही है। और रही बात भूपेश बघेल जी की, तो संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर भूपेश बघेल जी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर हुई हिंसा का विरोध छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने किया है। सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार से मुलाकात की है। नारायणपुर के एकड़ा में हुई हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने ईसाई समाज पर FIR दर्ज करने की मांग की है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की निकम्मेपन के कारण जो है हमारे आदिवासियों के ऊपर में इस प्रकार का जो अत्याचार हो रहा है, हमारे संस्कृति को नष्ट करने का काम जो ईसाई मिशनरी के द्वारा किया जा रहा है, उसको हमारा आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए हम प्रशासन से ये मांग करने के लिए हम जा रहे थे कि भाई ईसाइयों को, हमारे समाज के लोगों का धर्मांतरण करना बंद कर दे। विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी और 5 जनवरी को वोटिंग होगी। इससे पहले केशकाल से कांग्रेस विधायक संतराम नेताम का उपाध्यक्ष बनना तय बताया जा रहा है। सरगुजा पुलिस पर एक युवक ने मारपीट का आरोप लगाया। पीड़ित युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मामले में SP भावना गुप्ता ने जांच के आदेश दिए हैं। असल में बीते दिनों अंबिकापुर शहर के शंकर घाट के पास छत्तीसगढ़ ढाबा में युवक का किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस युवक समेत 3 लोगों को थाने लेकर आई। पुलिस आए, मेरे को लेके गए, मेरे साथ में 2 जन को आउ ले गए। वो लोग कुछ नहीं किए, मेरे को भयंकर मारा पुलिस वाला। कौन? मनोज उपाध्याय। कौन है ये कोतवाली थाना का ही है। काहे के लिए मारा? ऐसे ही कि तू गुंडा बनता है, तू लूटपाट करता है, तू लेबर लोग को लूटता है, तेरा बहुत शिकायत है, पहले से तेरे ऊपर बहुत केस है करके। हमारे संज्ञान में मीडिया के माध्यम से ऐसा आया है कि किसी ने पुलिसकर्मी पे मारपीट का आरोप लगाया है। तत्काल उसका संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी को हम मौका जांच के लिए भेजा गया है और लिखित शिकायत प्राप्त होने पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। बिलासपुर की अटल यूनिवर्सिटी से अलग होकर बनी शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी की अड़चनें दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं।
यूनिवर्सिटी में अब व्यवस्था को दूर अवस्था और दूरी का हवाला देते हुए जांजगीर जिले के 65 कॉलेजों ने खुद को नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी से अलग करने और बिलासपुर की अटल यूनिवर्सिटी से संबद्ध करने की मांग की है। आज 3 साल होने के बाद भी वो अपना कोई ढांचा को खड़ा नहीं कर पाए, न सही ढंग से वहाँ स्टाफ हो पाए। इसी के परिणाम स्वरूप सही व्यवस्था नहीं होने के कारण आज जांजगीर जिले में लगभग 200 कॉलेजों में से जांजगीर जिले के 65 कॉलेजों ने अपने आप को अलग करने का मांग किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट मुलाकात में कुछ छात्रों या संगठन द्वारा ये मांग की गई थी कि जो महाविद्यालय जांजगीर जिले के हैं उनको पुनः बिलासपुर में शामिल किया जाए। उसके संबंध में जो भी कार्रवाई है वो एडिशनल डायरेक्टर बिलासपुर के द्वारा की जा रही है। इंदौर में 3 तलाक का मामला सामने आया है। रोशन नगर में रहने वाली 28 वर्षीय नाजनीन और उसके पति ने 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। पहले महिला ने पारिवारिक सुलह से मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो मामले में 3 तलाक का केस दर्ज कराया गया। बताया जाता है कि मुंबई में रहने वाली नाजनीन की ननद और पति जीशान कुरैशी बैंक की नौकरी छोड़ने का दबाव बना रहे थे। और शादी के बाद सास और उसकी जो ननद के द्वारा और पति के द्वारा उनको परेशान किया गया, प्रताड़ित भी किया गया और उसके अलावा उससे जॉब छोड़ने के लिए भी बताया गया। और जब उन्होंने ये बताया कि जॉब वो नहीं छोड़ेगी, परिवार के लिए ही वो जॉब कर रही है, तो फिर उनको पति ने जो है 3 तलाक देकर और घर भेज दिया। पति सास और उनकी जो बहन उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरक्षण विधेयक के राजभवन में फंसे होने को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल से मुलाकात की और युवाओं को नौकरी और पढ़ाई में नुकसान का हवाला देते हुए जल्द से जल्द हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया। इस मुलाकात के बाद IBC 24 से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि आरक्षण बिल को लेकर दर्जनों बार राजभवन आने की जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर आएंगे। आरक्षण विधेयक पर राज्य सरकार की ओर से तमाम मंत्री राजभवन से मुलाकात की, अभी लौटे हैं और मंत्री कवासी लखमा जी हमारे साथ हैं। बहुत संजीदा लड़ाई है, आप लोगों ने पहले भी इंतजार किया, कई तरह के आरोप भी राज्यपाल के ऊपर लगाए। जब आज मुलाकात हुई तो किस माहौल में हुई और क्या कुछ हुआ? हम लोग कभी भी आरोप नहीं लगाते। हम लोग महात्मा गांधी के वंशज है। महात्मा गांधी ने यही सिखाया है कि आखिरी व्यक्ति को फायदा पहुंचाना है। उसी रास्ता में, महात्मा गांधी के रास्ता में, पंडितलाल नेहरू का रास्ता में हम लोग भीम अम्बेडकर का कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं। लेकिन आज 1 महीना से ज्यादा हुआ, नियुक्ति है, भर्ती है, स्कूल है, पढ़ाई है, रुक जा रहा है, आर मचा हुआ है, इसलिए बाकी काम नहीं हो रहा है, टप पड़ा हुआ है। 2 साल कोरोना निकल गया। ये हम लोग निवेदन किए और राज्यपाल ने कुछ ही बात कर रही थी, हमारा पास शिकायत आया, आवेदन है, उसको निराकरण करके जल्दी से जल्दी निर्णय लूंगा। हम आश्वासन हुआ है। अगर नहीं हम लोग फिर आएंगे, हम 1 बार आए नहीं 10 बार आएंगे। राज्यपाल है, उसके पास हम निवेदन करने में, हमको जनता के लिए लड़ने में कोई भी न डर है न भय है। लेकिन जब से आरक्षण विधेयक इनके पास लाया गया, हम लोगों ने भी बात की थी, 1 या 2 दिन की बात कही जा रही थी, अभी भी जल्द की ही बात कही जा रही है। आज 1-2 दिन के बाद जल्दी का बात हुआ है। अब भी सुन रहे हो, जल्दी करने बोलने से एक राज्यपाल संविधान पद में बैठी है तो वो उम्मीदें तो करेंगे ना। आज हम पूरा उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद का भरोसा है। आगे आप कह रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो फिर से मैदान में उतरेंगे, लेकिन वो फिर हम राज्यपाल के पास आएंगे, 10 बार आएंगे, 20 बार आएंगे और मैदान में जाएंगे, सदन से लेके सड़क तक लड़ेंगे। राज्य सरकार के पास कोई और ऑप्शन है इस इंतजार करने का? राज्यपाल के पास कोई एक्शन नहीं होता। नहीं, राज्य सरकार के पास कोई एक्शन नहीं होता है। विधानसभा सबसे बड़ा हथियार है। विधानसभा से बढ़कर कोई भी दुनिया में ताकत नहीं है। देश के लिए लोकसभा, राज्यसभा और प्रदेश के लिए विधानसभा। विधानसभा में जो केस पास होता है, विधानसभा का जो कानून पास होता है, वो भरमा कर रखी रहे, उससे बड़ा काम कुछ भी नहीं होता। क्या राज्य सरकार की ओर से ये प्रस्ताव दिया गया कि हमारे भी विधि अधिकारी है, अगर आप चाहे तो हम आपको सलाह दे देते हैं, इस तरह की? नहीं, हमारे कानून मंत्री मोहम्मद अकबर जी बढ़िया डीजे से स्तर का अधिकारी से सलाह लेके ये कानून लाया है। हम लोग ऐसे अनपन्ना में सो के उठ के नहीं लाया है, दरखास्त टाइप का नहीं लाया है। हम कानून को पढ़े लिखे तभी लाए हैं।
तभी डिस्कस हुआ है 9 बजे रात तक प्रतिपक्ष विपक्ष। ये भारतीय जनता पार्टी रोड़ा डलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग हमारा लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे। तो बिल्कुल जीतेंगे और एक बार की जरूरत नहीं, अगर बार बार आने की जरूरत पड़ी तो भी आएंगे, लेकिन लड़ाई जीतेंगे। कैमरा पर्सन नजीर खान के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। सिवनी में क्रिकेट खेलने के दौरान बीजेपी नेता पर चाकू से हमले को लेकर बीजेपी नेताओं ने चक्का जाम करके प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। कांग्रेस सत्ता में वापसी को बेताब है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने दावा किया है कि कांग्रेस 150 सीट पर जीतेगी। छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े नेता वहाँ के सबके संपर्क में है और जो सर्वे भी अगर हुए हैं उन सर्वे की सारी रिपोर्टों के आधार पर माननीय कमलनाथ जी ने जो ट्वीट किया है, निश्चित रूप से हम 150 प्लस के ऊपर आके सरकार बनाने जा रहे हैं। इसीलिए हमने अब की बार कहा है कि सुनहरे कल को देने आकार आ रही है कमलनाथ सरकार, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि मध्य प्रदेश में तस्वीर बदलने वाली है। 2023 में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे प्रवक्ताओं ने होर्डिंग लगवाए हैं भावी मुख्यमंत्री। ऐसा कहीं होता है क्या? राजनीति आप कर रहे हो और भावी मुख्यमंत्री भी कैसे? 2022 में आप कुछ किया नहीं, एक संभावों में नहीं गए, जनता के बीच में नहीं गए, सदन चल रही थी अविश्वास प्रस्ताव उसमें नहीं बोले और आप 150 की बात कर रहे हो। लगता है उनके सपने में कोई आता है और कुछ कह के चला जाता है। दिग्विजय सिंह जी जागते हैं, फिर बाद में उनको जगाते हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक को लेकर राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच घमासान मचा हुआ है। हस्ताक्षर करना होगा। आरक्षण विधेयक में राज्यपाल भेदभाव कर रही है। कांग्रेस पार्टी की आज महारैली, आज़ादी के बाद शायद पहली बार रायपुर राजधानी में इतनी भारी संख्या में सर्व समाज के लोग पहुंच रहे हैं और अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा भूपेश बघेल के द्वारा जो आरक्षण विधेयक लाया गया है उसमें महामहिम राज्यपाल दस्तखत नहीं कर रहे हैं। इसी के विरोध के नाम से सर्व समाज के द्वारा इसका विरोध करने रायपुर जा रहे हैं। आज उस आरक्षण को लेने के लिए हमको आंदोलन करना पड़ रहा है, जबकि विधानसभा पारित कर चुका है। तो राज्यपाल जी को ये काम तो करना नहीं चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का शिकार राज्यपाल जी हो रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। विधेयक पारित माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के पारित कर चुके हैं, उसको पारित विधेयक लाने के लिए राज्यपाल साइन नहीं करे, इसी के विरोध में हम लोग। अमूमन देखा जाता है कि शासकीय चिकित्सालय में इलाज कराने वाले गरीबों से इलाज के नाम पर अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी अवैध रूप से पैसों की मांग करते हैं। अपन लोग यहाँ पर पेशेंट को भर्ती करते हैं तो अपने को यहाँ किसी को पैसा बिल्कुल ही नहीं देना है। उस जो भी मांग करता है, जो नंबर दिया गया ओपीडी पर्ची के साथ अपने को, उस पर तुरंत ही अपने को कॉल करके उन्हें बताना है। ठीक, ये सब हो रहा है करके बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी पहल है। हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया बात है। अभी जो एक नवाचार हमने किया है कि हम ओपीडी के पर्चे के साथ में एक छोटी हमने पर्ची बनाई है जिसमें लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मी या आशा कार्यकर्ता कोई भी अगर पैसे की मांग प्रसूति विभाग में करता है तो उसकी शिकायत इन नंबरों पर करे। तो किसी भी समय में अगर कोई भी पैसे की मांग करता है तो वो उस नंबर पर संपर्क करेंगे तो हम उसको त्वरित कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर नागपुर के बीच हाल ही में शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस में महंगे किराए के साथ यात्रा करने के लिए यात्री मजबूर हो रहे हैं। दरअसल इन दोनों स्टेशनों के बीच रेलवे ने पहले इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू की थी। गाड़ी में हम लोग ट्रैवल उसी गाड़ी में करते थे पहले। अभी वो गाड़ी लेट होने की वजह से हमको मजबूरन ये गाड़ी में डबल फेयर दे के ये गाड़ी में जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये गाड़ी राइट टाइम चल रही है, बाकी सब गाड़ियाँ लेट चल रही है। और टाइमिंग अच्छा था उसका, लेकिन वो लेट किए कर रहे हैं इसलिए दूसरी ट्रेन देखना पड़ रहा है। लेट होगी तो कोई पसंद नहीं करेगा जाना, क्योंकि टाइम बहुत ऑड हो जाता है। बंद होने की कगार पे है और इसकी फैसिलिटी बहुत बेटर है उससे,
और मुझे नहीं लगता कि वो ट्रेनें ज़्यादा दिन तक चल पाएगी। वो ट्रेन में भी जो मिडिल क्लास पीपल है उनके लिए वो ट्रेन काफ़ी बेटर है। इसकी एज़ कम्पेयर टू प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है इनकी, जो टिकट की प्राइस है वो थोड़ी हाई है। फैसिलिटी इनकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो ट्रेन भी इनको ऑन रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। वंदे भारत को प्रमोट करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक षड्यंत्र के तहत इन गाड़ियों को लेट किया जा रहा है ताकि वंदे भारत की भीड़ बढ़े और ये गाड़ी धीरे से बंद कर दी जाए। मुझे ये एक प्लानिंग के तहत लग रहा है कि यह गाड़ी अब आगे चल के ये बंद करने की प्लानिंग में है। बिलासपुर में बस स्टॉपेज उपयोगी साबित नहीं हो रहे हैं। लाखों खर्च करने के बाद भी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि जो सुविधा यात्रियों के लिए है उसको उपलब्ध हमेशा रखना चाहिए उसमें, और वहाँ पे कायदे से बिजली, पानी, पंखा के अलावा पानी की भी व्यवस्था रखना चाहिए। खाली सेट बना देने से कोई यात्री को सुविधा नहीं मिलती है। स्टॉपेज नहीं होने के बावजूद भी बसेस को रोक रहे हैं और उस स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां जहां पर ही केवल अनुमति दी जाएगी, और उसके अतिरिक्त अगर कहीं पे भी ऑटोज का या बसेस का स्टॉपेज होगा तो निगम के द्वारा भी उसमें फाइन होगा और पुलिस के द्वारा ट्रैफिक की कार्रवाई भी उसमें की जाएगी। सरगुजा संभाग में लगातार करंट से हो रही हाथियों की मौत एक बड़ा चिंता का विषय बन गया, जिसको लेकर वन विभाग, बिजली विभाग के साथ मिलकर हाथियों की मौत रोकने की कवायद शुरू कर दी है। सरगुजा जिले में शिक्षा विभाग की लंबे समय से लंबित सहायक शिक्षकों की पदोन्नति के बाद इस पदस्थापना ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। जो हम लोगों ने आदेश 30 तारीख को जारी किया है, उस आदेश के परिपालन में 31 तारीख की स्थिति में लगभग 670 लोगों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। 781 की पदस्थापना की गई थी। 111 लोग अभी भी कार्यभार ग्रहण नहीं किए हैं, लेकिन चूंकि कार्यभार ग्रहण करने के लिए जो समय दिया गया था वो 7 दिन की अवधि थी। ग्वालियर नगर निगम स्वच्छता में बेहतर प्रदर्शन की तैयारी में जुट गया है। असल में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की परीक्षा में इस बार 95 से 9500 अंकों की है। स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार कोशिश होगी कि ग्वालियर और आगे आए। नगर निगम इसके लिए प्रयास कर रहा है। स्वच्छता सर्वे अब चूंकि हर 3-3 महीने में एक टीम कोई आने का है, उसका शेड्यूल भी आ गया है। समाप्त हमारे यहाँ पे उम्मीद है कि कल जम्मत टीम आ जाएगी। हम लोग अपने लेवल से प्रयास कर रहे हैं और जो हमको पैरामीटर्स में कमियां लग रही हैं उसकी हम पूर्ति भी करते जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार हम लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में भी करेंगे। चुनावी साल में इंदौर प्रशासन माफियाओं पर नकेल कसने की कार्रवाई तेज करने जा रहा है। 200 के ऊपर है ना ऐसे कॉलोनीज को लिस्ट मिली है। नगर निगम को लगातार हमको नजुल विभाग को एक पूरा जांच करके शासकीय जमीन नहीं होने का है ना हमको देना था। ऐसे मुझे लग रहा है आई थिंक 38 के आसपास है ना कॉलोनीज को हम लोगों ने रिपोर्ट लेकर ऑलरेडी नगर निगम को दे दिया गया है। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।